नमस्कार, मैं मैट एब्राहम्स हूं। मैं स्टैनफोर्ड के ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस में स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन पढ़ाता हूं। आपका स्वागत है थिंक फास्ट टॉक स्मार्ट द पॉडकास्ट में। अपनी मातृभाषा के अलावा किसी दूसरी भाषा में कम्युनिकेट करना वास्तव में चुनौतीपूर्ण हो सकता है। मैं उन सभी नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकिंग स्टूडेंट्स और क्लाइंट्स के लिए बहुत सम्मान रखता हूं जिन्हें मैं पढ़ाता और कोच करता हूं। कभी-कभी मुझे खुद इंग्लिश बोलने में संघर्ष होता है, दूसरे भाषा की बात तो दूर। लेकिन कुछ स्पेसिफिक टैक्टिक्स और अप्रोचेस ऐसे हैं जिन्हें नॉन नेटिव स्पीकर्स इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि इंस्टेंट और इन द मोमेंट चुनौतियों को संभाला जा सके। और कुछ एडवाइस और टिप्स ऐसे हैं जो उनकी फ्लुएंसी को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। इस एपिसोड में हम केन रोमियो से बात करेंगे इन स्पेसिफिक टैक्टिक्स और स्ट्रैटेजीज के बारे में। केन स्टैनफोर्ड लैंग्वेज सेंटर के एसोसिएट डायरेक्टर हैं और स्टैनफोर्ड कंटिन्यूइंग स्टडीज प्रोग्राम में पढ़ाते हैं। केन रोजाना उन चुनौतियों और मुद्दों से निपटते हैं जिनका सामना नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स करते हैं, और हम उनकी सलाह और गाइडेंस सुनने के लिए उत्साहित हैं। केन, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। आप और मैं कई वर्षों से एक दूसरे को जानते हैं। यहाँ आने और अपना विशेषज्ञता साझा करने के लिए धन्यवाद। यहाँ आकर बहुत खुशी हुई। तो चलिए एक फाउंडेशनल लेवल से शुरू करते हैं। केन, आपके अनुभव में नॉन नेटिव स्पीकर्स किन किन चुनौतियों से जूझते हुए दिखाई देते हैं? खैर, ये वास्तव में व्यक्ति की पर्सनैलिटी पर निर्भर करता है। बहुत से लोग परफेक्ट बनने की कोशिश करते हैं, और जब वे परफेक्ट नहीं होते तो उसके बारे में चिंता करते हैं, या फिर वे परफेक्ट बनने के लिए सब कुछ लिख लेते हैं और उसे याद या मेमोराइज करने की कोशिश करते हैं। एक और चीज जिसमें मैं देखता हूँ कि लोग स्ट्रगल करते हैं कि ना जान पाना कि इम्प्रूवमेंट कैसे की जाए। उन्हें बुक्स, कोर्सेज या पॉडकास्ट पर बहुत भरोसा होता है, और वे ऐसे काम करते रहते हैं जो उनके लिए दिलचस्प या मोटिवेटिंग नहीं होते। पर अगर आप ऐसा काम नहीं कर रहे जो आपको इंटरेस्टिंग और मोटिवेटिंग लगे, तो इम्प्रूवमेंट होना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, आप जानते हैं परफेक्शन वाली बात बहुत ही जरूरी है, और मेरा मानना है कि ये सिर्फ नॉन नेटिव स्पीकर्स तक सीमित नहीं है, बल्कि सभी के साथ होता है। हर कोई महसूस करता है कि उन्हें सही तरीके से कम्युनिकेट करना चाहिए। और आप जानते हैं, मैं ये काम बहुत समय से कर रहा हूं, और कम्युनिकेट करने का कोई एक सही तरीका होता ही नहीं। अच्छे और बुरे तरीके जरूर होते हैं, लेकिन परफेक्शन के पीछे भागना और उससे आगे देखना बहुत महत्वपूर्ण है। और पैशन वाली बात भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। ये वाकई बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। क्या आपने ऐसी खास चीजें देखी हैं जो लोग इम्प्रूवमेंट के लिए करते हैं, जर्नल रखने और प्रैक्टिस करने के अलावा, जो मददगार साबित होती हों? मुझे जिज्ञासा है, आप लोगों को क्यूरियस रहने के लिए कैसे प्रेरित करते हैं जब उन्हें पता होता है कि उनके पास कोई डेडलाइन या बड़ी प्रेजेंटेशन या इंपॉर्टेंट पेपर पूरा करना है? देखिए, सबसे जरूरी माइंडसेट ये रखना है कि आप सबसे ज्यादा सीखें अपनी रोजमर्रा की एक्सपीरियंसेस से, ना कि सिर्फ टेक्स्ट बुक से। सबसे बुनियादी स्तर पर आप वो चीज कभी याद नहीं रखेंगे जिसे करने में आपको मजा नहीं आता। भाषा के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये नोइंग नहीं बल्कि डूइंग से जुड़ी है। तो जितना भी आप पढ़ लें या रूल्स देख लें, जब तक आप उस लैंग्वेज को वास्तव में इस्तेमाल नहीं करते, आप उसे इंटरनलाइज कभी नहीं कर पाएंगे। क्या आप ऐसे स्पेसिफिक टूल्स रेकमेंड करते हैं जिनका उपयोग नॉन नेटिव स्पीकर्स अधिक कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट बनने के लिए कर सकते हैं? हाँ, हमारे पास बहुत सारे टूल्स होते हैं, हमारी जेब में, हमारे फोन में और ऐसी ही चीजों में। एक स्पॉन्टेनियस कॉन्वर्सेशन के लिए खुद को रिकॉर्ड करना, यानी बातचीत करते समय कुछ बातें बोलकर रिकॉर्ड करना, आपको ये समझने में ऑब्जेक्टिव व्यू देता है कि आप वास्तव में क्या कर रहे हैं। अब हम सभी रिकॉर्डिंग्स में अपनी आवाज सुनकर शर्म महसूस करते हैं, लेकिन इसे किसी और को सुनाने की जरूरत नहीं है। आप खुद को ऐसी स्थिति में रख सकते हैं जहां आपको तुरंत प्रतिक्रिया देनी हो। यह सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, उसे लिखिए मत। कुछ पढ़ के बोलना और खुद से बोलना दोनों बिल्कुल अलग कौशल है। अगर आपका लक्ष्य कुछ पढ़कर बोलने का है तो उसकी प्रैक्टिस करें। अगर आपका लक्ष्य स्पॉन्टेनियसली बोलने का है तो उसकी प्रैक्टिस करें। इसके लिए बस अपने फोन का उपयोग करें। चलते समय तस्वीरें लें। यदि किसी डॉक्यूमेंट में या किसी साइन बोर्ड पर आपको कोई शब्द समझ नहीं आता, तो अपने फोन में उसे ट्रैक करें और वोकैबुलरी बनाते जाएं। ऐसी एप्स भी हैं जो वोकैबुलरी मेमोराइज करने में मदद करती हैं, सेंटेंसेस और एग्जाम्पल्स देती हैं। तो सिर्फ आपका फोन एक कंप्लीट टूल है, उसका पूरा लाभ उठाएं। मुझे लगता है कि प्रैक्टिस और टेक्नोलॉजी को लेवरेज करना वाकई बहुत मदद कर सकता है। अक्सर लोग सही शब्द खोजने पर इतना ध्यान लगा देते हैं या यह सोचने के लिए समय निकालने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वे प्रैक्टिस करने के लिए समय ही नहीं निकालते, जबकि टेक्नोलॉजी का उपयोग इसमें बहुत काम आ सकता है। भाषा को सही करने और बोलने के फ्लो को सही करने की कोशिश के साथ साथ मेरा मानना है कि लोगों को वर्ड फॉर वर्ड स्क्रिप्ट देने की बजाय
आउटलाइंस देना बहुत बड़ा फर्क पैदा करता है। इसलिए मैं अपने नॉन नेटिव स्पीकर्स या क्लाइंट्स से कहता हूं, अगर फ्लो और ग्रामर समझने के लिए पहले सब कुछ लिखना पड़ता है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके बाद उससे एक आउटलाइन बनाओ और फिर आउटलाइन से प्रैक्टिस करो। जब हम मेमोराइज करते हैं तो हम सिर्फ याद रखने का कॉग्निटिव लोड बढ़ा नहीं देते, बल्कि हम ये भी तय कर लेते हैं कि बस यही एक सही तरीका है बोलने का, और ये अतिरिक्त प्रेशर डाल देता है। इसी वजह से मैं आउटलाइन का बहुत बड़ा समर्थक हूं। क्या आपने भी आउटलाइन को लोगों के साथ इस्तेमाल करके अपने काम में सफलता प्राप्त की है? बिल्कुल, मैं पूरी तरह सहमत हूँ। आउटलाइन ही प्रेजेंटेशन करने का सबसे अच्छा तरीका है। आदर्श स्थिति तो ये होती है कि वो आउटलाइन आपके दिमाग में हो और आप जानते हो कि आप क्या कहने वाले हैं। जो बेहतरीन स्पीकर्स आप देखते हैं वे अपने दिमाग में आउटलाइन रखते हैं और उसी के आधार पर बात आगे बढ़ाते हैं और जरूरत पड़ने पर चीजों को इधर उधर भी कर लेते हैं। उस स्तर तक पहुंचने में समय लगता है, लेकिन पहला कदम आउटलाइन लिखना और उसी से काम शुरू करना होता है। मेरे अनुसार ये शुरुआत के लिए एक बहुत ही सही विकल्प है। बहुत बढ़िया। क्या आप मुझे 2 या 3 बेस्ट प्रैक्टिसेस बता सकते हैं जो नॉन नेटिव स्पीकर्स को अधिक कंफर्टेबल महसूस कराने में मदद करती हैं? जरूर, बिल्कुल। एक बहुत ही उपयोगी और प्रैक्टिकल तरीका जो हर नॉन नेटिव स्पीकर कर सकता है वो ये है कि किसी से अपनी राइटिंग को एडिट करवाएं और फिर उन एडिट्स को ध्यान से अध्ययन करें और रिविजन्स को इंटरनलाइज करें। कोई भी परफेक्ट नहीं होता, पॉलिशिंग की जरूरत सभी को होती है। यहाँ तक मुझे भी एक नेटिव स्पीकर होने के बावजूद अपनी राइटिंग पर एडिटिंग की जरूरत पड़ती है। नॉन नेटिव स्पीकर के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि वह यह पूछ सके, मैंने यहाँ क्या गलती की, फिर उसे इंटरनलाइज करें ताकि वही गलती दोबारा ना हो। एक और जरूरी तरीका है, कुछ समय के लिए अपनी नेटिव लैंग्वेज को बंद कर दें और खुद को इंग्लिश में इमर्स करें, लेकिन उसी इंग्लिश में जो आपको इंटरेस्टिंग लगती है। अगर आप न्यूज़ देखते हैं और उसको टारगेट लैंग्वेज जैसी अंग्रेजी है या जो भी भाषा है आप सीखने की कोशिश कर रहे हैं उसमें देख सकें या कंज्यूम कर सकें, तो आप एक बहुत बड़ा कदम आगे बढ़ा रहे हैं। इस तरह आप अपनी नेटिव लैंग्वेज वाले टीवी या मीडिया में डूबे रहने के बजाय लर्निंग लैंग्वेज में डूबते हैं। एक और चीज जो नॉन नेटिव स्पीकर्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाती है वो है सेंटेंस से आगे बढ़ के पैराग्राफ में सोचना, लिखना और बोलना। ज्यादातर लोग सेंटेंसेस में अच्छे होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट जोड़ लेते हैं, लेकिन असली नेक्स्ट स्टेप है उसे एक पैराग्राफ में बदलना। पैराग्राफ का मतलब है एक शुरुआत, एक अंत और बीच में सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स। लोग यही तरीके से बोलते हैं, पैराग्राफ्स ऐसे ही बनते हैं। और जब आप राइटिंग करते हैं जैसे कोई एसे, रिपोर्ट या डॉक्यूमेंट, ये स्किल बिल्कुल आवश्यक होती है। हाँ, ये बहुत ही शानदार बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। ये स्ट्रक्चर वाली बात बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और बात करते वक्त भी ये उतनी ही जरूरी है कि हमारे पास सिर्फ इंडिविजुअल सेंटेंसेस से आगे का स्ट्रक्चर हो। एक बेस्ट प्रैक्टिस जो मुझे बहुत मददगार लगती है और जिस पर मैं आपकी राय जानना चाहूंगा वो ये है कि मेरे बहुत से छात्र सही शब्द न मिल पाने को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं, और मेरा सुझाव होता है जहां तक हो सके बेहतर बोलें और खुद को दोहराने में सहज महसूस करें, बस अलग तरीके से। यानी आप कोई स्टेटमेंट या क्लेम रखें और फिर उसे रीइंफोर्स करने के लिए कोई स्टोरी या एग्जाम्पल दे दें, ताकि अगर मैंने आपकी पहली बार कही बात नहीं समझी तो कहानी मुझे समझा दे। इस तरह रेपिटेशन का उपयोग न सिर्फ कंफ्यूजन को स्पष्ट करने में मदद करता है बल्कि ये ऑडियंस की रिटेंशन भी बढ़ाता है, यानी वे आपकी कही बात को ज्यादा अच्छी तरह याद रखते हैं। क्या आपने इस अप्रोच को भी एक हेल्पफुल बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में देखा है? बिल्कुल, बात को सिंप्लीफाई करना खासकर बात करते वक्त बहुत महत्वपूर्ण है, यानी किसी बात को साधारण तरीके से कह पाने की क्षमता। हम महान कम्युनिकेटर्स के बारे में भी यही कहते हैं, वे साइंस या टेक्नोलॉजी जैसी जटिल चीजों को बहुत सरल तरीके से समझा देते हैं। कई बार नॉन नेटिव स्पीकर्स ऐसा करते हैं कि वे अमेरिकन इंग्लिश के 100 सबसे आम इडियम्स याद कर लेते हैं और फिर उन्हें हर वाक्य में इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। इस तरह यह काम नहीं करता। किसी इडियम को स्किलफुली और क्लेवरली इस्तेमाल करने में सालों की प्रैक्टिस लगती है। सीधे और सरल तरीके से बोले, लेकिन साथ ही फिर मैं क्यूरियोसिटी पर वापस आता हूँ। ध्यान से सुने कि आपके आसपास के लोग उन इडियम्स को कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे वे बिजनेस कॉन्वर्सेशन में स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजी का उपयोग करते हैं। उसे सुने, अध्ययन करें, आजमाएं, और अगर गलती हो जाए तो सीखें कि कैसे सुधारना है और खुद को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना है। लेकिन सबसे पहला कदम यही है, सीधे बोलें ताकि लोग आपको आसानी से समझ सकें। बिल्कुल, आपने जो बात कही, ये सुने कि लोग लैंग्वेज और स्ट्रक्चर का उपयोग कैसे करते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं यहाँ एक कदम पीछे जाना चाहता हूँ और उन सभी लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ जो अपनी लैंग्वेज में फ्लुएंट हैं कि हमारी भी एक जिम्मेदारी होती है। हमें ये सोचना चाहिए कि हम कौन कौन से इडियम्स और एनालॉजीज इस्तेमाल कर रहे हैं
क्योंकि वे हमारे उन सहकर्मियों या दोस्तों के लिए मुश्किल पैदा कर सकते हैं जो हमारी कल्चर से नहीं आते या हमारी लैंग्वेज से उतने परिचित नहीं हैं। यह जीएसबी में मैं अपने सभी छात्रों से कहता हूं कि हमें बिजनेस कम्युनिकेशन में स्पोर्ट्स एनालॉजीज का उपयोग करने में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। इट्स अ स्लैम डंक, पुश इट अक्रॉस द गोल लाइन, हिट इट आउट ऑफ द पार्क। ये सब शानदार अभिव्यक्तियां हैं, लेकिन यदि आप नॉन नेटिव स्पीकर हैं और आपको ये खेल पता नहीं है तो आप तुरंत डिसएडवांटेज में पड़ जाते हैं। तो जहां बहुत सी बातें ऐसी हैं जिन्हें नॉन नेटिव स्पीकर्स कर सकते हैं ताकि वे और अधिक कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट बन सकें, वहां हम फ्लुएंट स्पीकर्स की भी जिम्मेदारी है कि हम ये कॉन्शियसली सोचें कि हम क्या और कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो क्या आपके पास अंत में कोई टिप्स, ट्रिक्स या बेस्ट प्रैक्टिसेस है जो आप नॉन नेटिव स्पीकर्स के लिए साझा करना चाहेंगे? मेरा मानना है कि नॉन नेटिव स्पीकर्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखने की यह है कि वे कभी भी पूरी तरह नेटिव स्पीकर्स नहीं बन पाएंगे, कभी नहीं। लेकिन बहुत ज्यादा प्रैक्टिस और अधिक कॉन्फिडेंस के साथ वे उसके बहुत करीब पहुंच सकते हैं। कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जब उन्हें परफेक्ट होना जरूरी लगता है और उन मौकों पर उन्हें मदद लेनी चाहिए। किसी एक्सटर्नल एडिटर की मदद लें या किसी को कहें कि वो आपकी प्रेजेंटेशन पर आपको कोच करे, लेकिन उस लक्ष्य की ओर काम करते रहें और आप नेटिव लाइक फ्लुएंसी के बहुत करीब पहुंच जाएंगे। बहुत बढ़िया। केन, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने अपना व्यापक अनुभव और बेस्ट प्रैक्टिसेस हमारे साथ साझा किए। स्पष्ट है कि जिन लोगों को राइटिंग या स्पीकिंग में, खासकर नॉन नेटिव्स के रूप में, अधिक प्रभावी ढंग से कम्युनिकेट करना है, उनके लिए करने योग्य कई चीजें हैं। टेक्नोलॉजी का उपयोग करना, क्यूरियोसिटी वाले माइंडसेट के साथ सीखना, खुद पर परफेक्ट बोलने का अनावश्यक दबाव कम करना और ऐसे टेक्निक्स अपनाना जिनसे वे कॉन्फिडेंट और कॉम्पिटेंट स्पीकर के रूप में सामने आए। मुझे उम्मीद है कि आप उन 3 सवालों के लिए तैयार हैं जिनके साथ मैं हर पॉडकास्ट को समाप्त करना पसंद करता हूं। बिल्कुल, शुरू कीजिए। अच्छा, चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको अपने जीवन में मिली सबसे बेहतरीन कम्युनिकेशन एडवाइस को 5 से 7 शब्दों के प्रेजेंटेशन स्लाइड टाइटल के रूप में कैप्चर करना हो, तो वो टाइटल क्या होगा? वही जो मैंने पहले कहा था, लैंग्वेज लर्निंग इज अबाउट डूइंग नॉट नोइंग। एक स्तर पर यह बहुत सरल लगता है, लेकिन यह बेहद गहरा है। यह आपकी पूरी बातचीत के मूल बिंदु को सीधे छूता है, तो इसके लिए धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 2, ऐसा कम्युनिकेटर कौन है जिसे आप एडमायर करते हैं और क्यों? मेरा मानना है कि ये किसी एक व्यक्ति के बारे में नहीं है, बल्कि उन सभी टीचर्स और स्टाफ के बारे में है जिनके साथ मैं स्टैनफोर्ड लैंग्वेज सेंटर में काम करता हूँ। वे सभी, खैर उनमें से ज्यादातर, नॉन नेटिव स्पीकर्स ऑफ इंग्लिश हैं, लेकिन उन्हें इस बिजनेस एनवायरनमेंट में काम करने में बिल्कुल कोई समस्या नहीं होती, जहां उनके क्लासरूम्स में हर प्रकार के स्टूडेंट्स आते हैं, नेटिव स्पीकर्स ऑफ इंग्लिश भी और नॉन नेटिव स्पीकर्स ऑफ इंग्लिश भी, और वे दोनों को वही लैंग्वेजेस सिखाते हैं जो उन्हें सिखानी होती है। तो यहाँ स्टैनफोर्ड के फैकल्टी और स्टाफ अपनी डाइवर्सिटी और अपने काम को जिस स्किल के साथ करते हैं वो वाकई अद्भुत है। पूरी तरह सहमत हूँ। बहुत इंस्पायरिंग होता है इन लोगों को काम करते हुए देखना और ये देखना कि वे और उनके स्टूडेंट मिलकर किस तरह लोगों को बेहतर कम्युनिकेटर्स बनाते हैं। और मेरा आखिरी सवाल, आपके दृष्टिकोण से सफल कम्युनिकेशन की रेसिपी में सबसे पहले कौन से 3 इंग्रेडिएंट्स जाते हैं? ये वास्तव में व्यक्ति पर निर्भर करता है, लेकिन अगर मुझे 3 शब्द देने हो जिन्हें लगभग हर कोई उपयोग कर सके, तो वे होंगे कॉन्फिडेंस, प्रिपरेशन और रिविजन। हाँ, ये मेरे साथ बहुत स्ट्रांगली रेजोनेट करते हैं और हमारे पूरे पॉडकास्ट में, जिन्हें हम आगे रिकॉर्ड करेंगे, ये आइडिया बार बार प्रतिबिंबित होते रहेंगे। केन, मैंने हमारी बातचीत का पूरा आनंद लिया। मुझे उम्मीद है कि हमारे श्रोता यहाँ से बहुत स्पेसिफिक टिप्स, टूल्स और बेस्ट प्रैक्टिसेस लेकर जा रहे होंगे जिन्हें वे उपयोग में ला सकें। और ये ऐसी चीज है जिस पर हम सभी को ध्यान देना चाहिए ताकि नॉन नेटिव स्पीकर्स और अधिक प्रभावी ढंग से कम्युनिकेट कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, ये मेरे लिए खुशी की बात थी। एक और एपिसोड में शामिल होने के लिए धन्यवाद। थिंक फास्ट, टॉक स्मार्ट, द पॉडकास्ट, जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटीज ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस द्वारा प्रोड्यूस किया गया है। अधिक जानकारी और एपिसोड्स के लिए gsp.stanford.edu पर जाएं या जहां भी आप पॉडकास्ट सुनते हैं वहां हमारे शो को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे साझा करना चाहता हूं कि पिछले कुछ महीनों में मुझे दुनिया भर के लिसनर से बात करने का शानदार अवसर मिला और ये जानना बेहद प्रेरणादायक रहा कि इस पॉडकास्ट का उनके जीवन पर कितना प्रभाव पड़ा है। मुझे सबसे अच्छा तब लगता है जब मैं ये सुनता हूं कि लोग इस पॉडकास्ट में कवर किए गए प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स को अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर रहे हैं और उनसे उन्हें कितना लाभ मिल रहा है। ये सच में बेहद प्रेरक है। शो को आपके लिए लाने वाली पूरी टीम की ओर से आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। हम आपको नए एपिसोड्स,
नई टेक्निक्स और गहरी नॉलेज देने के लिए उत्साहित हैं और हम आपके निरंतर समर्थन की आशा करते हैं। इस शो को दुनिया तक पहुंचाने में समय और मेहनत लगती है, इसलिए कृपया अपने विचार हमें भेजते रहें। थैंक यू।